हेलो फ्रेंड्स। आज हम एमपीपीएससी के लेक्चर 2 को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी विषय वस्तु रहेगी, है ना, विषय वस्तु रहेगी प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं, उनकी प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाएं। ये चीजें हम इसके अंतर्गत देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताओं को अगर हम देखें तो इसके अंतर्गत आता है प्राचीन और मध्यकालीन भारत का इतिहास भारत की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाता है ना, विविध सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाता है। इस काल के प्रमुख पहलुओं को विभिन्न राजवंशों, धर्मों, कला, साहित्य और सामाजिक संरचनाओं के विकास के माध्यम से देखा जा सकता है। प्राचीन भारत की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत आएगा, सबसे पहले अगर हम देखें सिंधु घाटी सभ्यता, जो 3300 से ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के लगभग मानी जाती है। ये भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता थी, जिसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे प्रमुख नगर थे। उन्नत नगर नियोजन था, जल प्रबंधन, व्यापारिक गतिविधियां इसकी प्रमुख विशेषताएं थी। फिर आता है वैदिक काल, जो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल में आर्य जाति के आगमन और वेदों की रचना हुई। सामाजिक व्यवस्था 4 वर्णों में विभाजित थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वैदिक धर्म का विकास हुआ, जिसमें यज्ञ और वेदों का महत्व था। फिर आता है महाजनपद काल, जो 600 से 300 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस समय भारत में 16 महाजनपदों का विकास हुआ, जिसमें मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद थी। इस काल में जैन और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति भी हुई, है ना। अब आता है मौर्य साम्राज्य, जो 322 ईसा से 185 ईसा पूर्व तक माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित यह साम्राज्य भारत का पहला विशाल साम्राज्य था। अशोक महान ने बौद्ध धर्म को अपनाया और उसे फैलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मतलब उसके प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बौद्ध धर्म के प्रसार में। शासन प्रशासन में केंद्रीयता और अर्थव्यवस्था में व्यापार का विस्तार हुआ इस काल में। आगे आता है गुप्त काल, जो 320 से लेके 550 ईस्वी तक कहा जाता है। इसे प्राचीन भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। कला, साहित्य, विज्ञान, गणित के क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति हुई इस काल में। आर्यभट्ट, कालिदास, चरक जैसे विद्वानों का ये समय था। हर्षवर्धन का शासन 606 से 647 तक रहता है। हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तरी भारत में सांस्कृतिक और बौद्धिक पुनरुत्थान हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय का उत्कर्ष हर्षवर्धन के समय ही हुआ, है ना, इसी समय हुआ। अब हम देखेंगे मध्यकालीन भारत की प्रमुख विशेषताएं। तो इसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण आता है दिल्ली सल्तनत, जो 1206 से 1526 ईस्वी तक था। इस्लामिक आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, जिसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश का शासन था। इस्लामिक वास्तुकला और सांस्कृतिक आदान प्रदान का इस दौरान विकास हुआ। प्रशासनिक सुधार और भूमि कर व्यवस्था लागू की गई इस काल के दौरान। फिर आता है मुगल साम्राज्य, जो 1526 से लेकर 1857 तक चला। बाबर द्वारा स्थापित इस साम्राज्य ने भारत में एक नए युग की शुरुआत की। अकबर महान के शासनकाल में धार्मिक सहिष्णुता, प्रशासनिक सुधार और सांस्कृतिक समृद्धि का विकास हुआ। ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला जैसी वास्तुकला इसी समय की देन है, मतलब इसी काल के दौरान ये बनी। मध्यकाल में भक्ति काल और सूफी आंदोलन भी काफी महत्वपूर्ण है। मध्यकाल में भक्ति और सूफी आंदोलन का उदय हुआ, जिसने समाज में धार्मिक सहिष्णुता और समानता का संदेश फैलाया। संत कबीर, गुरु नानक, मीराबाई और सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने समाज पर अपना गहरा प्रभाव डाला। मराठा और सिख साम्राज्य, 17वीं शताब्दी में मराठा और सिख साम्राज्य का उदय हुआ, जिसने मुगल साम्राज्य को चुनौती दी। शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की और गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के सैन्य संगठन को मजबूत किया। विजयनगर साम्राज्य को अगर देखें तो दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य, जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी, कब की थी? 1326 में। यह 1646 तक चला था, है ना। कला, वास्तुकला और संस्कृति का इसी समय उत्कर्ष हुआ दक्षिण भारत में। निष्कर्ष के रूप में क्या लिख सकते हैं? प्राचीन और मध्यकालीन भारत का इतिहास विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों और राजवंशों का संगम है, जिसमें आधुनिक समाज की नींव रखी। इन कालों में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विकास के साथ साथ राजनीतिक उतार चढ़ाव भी देखने को मिला। अब हम देखेंगे प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख घटनाएं, है ना, वो विशेषताएं देखी थी, अब हम घटनाओं को देखेंगे।
प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख घटनाएं उन ऐतिहासिक क्षणों को चिन्हित करती है जिन्होंने भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक दशा को आकार दिया। कुछ प्रमुख घटनाएं आगे बताई गई हैं, है ना। तो प्राचीन भारत की प्रमुख घटनाओं को देखेंगे। प्रमुख घटना के रूप में सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापना, है ना, 3300 ईसा पूर्व के आसपास होती है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगर का विकास होता है। उन्नत नगर योजना, जल निकासी प्रणाली, लिपि का प्रयोग, है ना। ये लिपि पढ़ी नहीं गई लेकिन अक्षर के हिसाब से ये थी, है ना। चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक हम जिसे कह सकते हैं, है ना, भाव चित्रात्मक लिपि, इसको पढ़ा अभी नहीं जा सका है। आर्यों का आगमन भी एक महत्वपूर्ण घटना थी जो 1500 ईसा पूर्व के लगभग हुआ था। इससे क्या होता है, वैदिक सभ्यता का विकास, वेदों की रचना, वैदिक धर्म की स्थापना होती है। महाजनपदों का उदय लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास, ये भी एक प्रमुख घटना है। 16 महाजनपदों का निर्माण जिसमें मगध, कौशल, अवंती प्रमुख महाजनपदें थी। राजनीतिक और सामाजिक संरचनाओं में बदलाव आता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व के आसपास होता है जो एक प्रमुख घटना मानी जाती है प्राचीन काल में। बौद्ध, इससे क्या होता है, बौद्ध धर्म की स्थापना, अहिंसा, करुणा, सम्यक दृष्टि के सिद्धांतों का प्रसार होता है। बौद्ध धर्म का व्यापक प्रसार होने लगता है। आगे चल मतलब फिर महावीर का जन्म और जैन धर्म की स्थापना, है ना, लगभग 599 ईसा पूर्व। जैन धर्म में अहिंसा और तपस्या के सिद्धांत को अपनाया गया। जैन धर्म के प्रसार और जैन साधुओं का समाज पर प्रभाव पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में की गई। सिकंदर के आक्रमण के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई। चाणक्य के अर्थशास्त्र और राजनीतिक नीतियों का विकास हुआ, है ना। चाणक्य ने राजनीति के ऊपर अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। अशोक का कलिंग युद्ध और बौद्ध धर्म को अपनाना लगभग 261 ईसा पूर्व, ये भी एक युगांतकारी घटना मानी जाती है ना। कौन सी, कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध के बाद अशोक का बौद्ध धर्म अपनाना और अहिंसा का प्रसार करना, अशोक द्वारा धम्म का प्रचार करना और स्तूपों का निर्माण करना। गुप्त साम्राज्य का उत्कर्ष लगभग 320 से 550 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त का शासनकाल। समुद्रगुप्त एक प्रतापी शासक था। इसकी तुलना नेपोलियन की जो तुलना है वो समुद्रगुप्त से की जाती है ना। समुद्रगुप्त ने मतलब साम्राज्य विस्तार किया था व्यापक स्तर पर। कला, विज्ञान, कला, विज्ञान, गणित और साहित्य का ये स्वर्णिम काल कहलाता है गुप्त साम्राज्य। हर्षवर्धन का शासन भी एक प्रमुख घटना है जो 606 से 647 तक रहा, है ना। हर्षवर्धन का उत्तर भारत पर प्रभुत्व और सांस्कृतिक पुनरुत्थान, नालंदा विश्वविद्यालय का विकास और बौद्ध धर्म का प्रसार। मध्यकालीन भारत की अगर प्रमुख विशेषताओं को देखें तो इसमें मोहम्मद गोरी का आक्रमण और दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1192 में। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार। दिल्ली सल्तनत की स्थापना और भारत में इस्लाम का प्रवेश। खिलजी वंश का उदय 1290 से 1320 ईस्वी तक। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत पर आक्रमण और विस्तार। बाजार सुधार और सैन्य प्रशासन किया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा या खिलजी वंश के दौरान। महमूद गजनवी के सोमनाथ मंदिर का आक्रमण, है ना, जो 1025 ईस्वी में हुआ था। महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया और उसकी संपत्ति को लूटा गया मंदिर की। इस्लामिक आक्रमणों की शुरुआत होती है यहाँ से। तुगलक वंश का शासन भी एक महत्वपूर्ण घटना थी जो 1320 से 1414 तक चला। तुगलक वंश, मोहम्मद बिन तुगलक का शासन और राजधानी का स्थानांतरण तुगलकाबाद कर दिया गया था। दिल्ली सल्तनत का आर्थिक और सैन्य विस्तार किया गया। बाबर द्वारा पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में, है ना। पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी, है ना, मुगल साम्राज्य की नींव रखी। ये प्रमुख घटना है। मुगल साम्राज्य का उदय होता है यहाँ से। बाबर का शासनकाल देखिए 1556 से लेकर 1605, ये भी इसके अंतर्गत इन्होंने धार्मिक सहिष्णुता, दीन इलाही की स्थापना की, प्रशासनिक सुधार, कला, वास्तुकला का विकास किया अकबर ने। शिवाजी द्वारा मराठा साम्राज्य की स्थापना 1664 में 1674 में की गई, ये भी एक प्रमुख घटना थी। शिवाजी के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य का उदय हुआ। मुगलों के खिलाफ प्रतिरोध और मराठा शक्ति का विस्तार हुआ। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई 1699 में। सिखों का सैन्य संगठन और खालसा पंथ की स्थापना हुई। सिख साम्राज्य का उदय और मुगलों के खिलाफ संघर्ष प्रारंभ हुआ। इसी दौरान ताजमहल का निर्माण 1632 से लेकर 1653 तक किया। किसने किया? शाहजहां द्वारा अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण किया गया, है ना। मुगल स्थापत्य कला का उत्कर्ष
है ना, शाहजहां के समय। प्लासी की लड़ाई जो 1757 में होती है, अंग्रेजों द्वारा सिराजुद्दौला की ओर और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का आरंभ, है ना। जो प्लासी की लड़ाई है उसे ऐसा माना जाता है कि यहाँ से ब्रिटिश साम्राज्य का आरंभ हो गया था। भारत में औपनिवेशिक शासन की स्थापना होती है। आगे चलकर फिर बक्सर का युद्ध होता है, फिर वो आधुनिक भारत के अंतर्गत बातें आ जाती है। इसका अगर हम निष्कर्ष देखें, प्राचीन और मध्यकालीन भारत की ये प्रमुख घटनाएं न केवल राजनीतिक परिवर्तनों को दर्शाती है, बल्कि सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक बदलावों को भी प्रदर्शित करती है। इन घटनाओं ने भारतीय इतिहास की दिशा को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय इतिहास की प्रमुख प्रशासनिक व्यवस्थाओं को अगर हम देखें, तो उसके अंतर्गत प्राचीन और मध्यकालीन भारत की प्रशासनिक व्यवस्था समय समय पर विकसित हुई और विभिन्न राजवंश और शासकों के अनुसार भिन्न रही। इन व्यवस्थाओं ने उस समय के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन को आकार दिया। नीचे मतलब ये आगे प्राचीन और मध्यकालीन भारत की प्रमुख प्रशासनिक व्यवस्था को वर्णन किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राचीन भारत की प्रशासनिक व्यवस्था, है ना। इसके अंतर्गत मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था 322 से 185 ईस्वी तक की अगर देखें, वैदिक काल की भी इसमें आ सकती है, लेकिन यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसको। मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था, राजा और केंद्रीय प्रशासन था। यहाँ पे मौर्य साम्राज्य में राजा अत्यधिक शक्तिशाली था। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के शासन में केंद्रीय प्रशासन बहुत मजबूत था। मतलब ये माना जाता है कि मौर्य जो प्रशासन था वो केंद्रीय प्रशासन था। मंत्री परिषद को देखें तो राजा के परामर्शदाता के रूप में एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें प्रधानमंत्री, जैसे महामात्य कहते थे, और अन्य प्रमुख अधिकारी होते थे। प्रांतों का विभाजन, साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया जाता था, जिन्हें महामात्य या राजुक द्वारा संचालित किया जाता था। नगर प्रशासन को अगर देखें तो नगरों का प्रशासन नगराध्यक्ष या नगर सेनी जिसे कहते थे के द्वारा किया जाता था। यह अधिकारी नगर के विभिन्न विभागों की देखरेख करते थे। अर्थशास्त्र, चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र मौर्य प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसमें प्रशासनिक, आर्थिक और सैन्य गतिविधियों का वर्णन या सैन्य नीतियों का वर्णन है। धर्म अधिकारी अगर देखें तो अशोक के काल में धर्म महामात्र की नियुक्ति की गई, जो धार्मिक और नैतिक मामलों की देखभाल करते थे। प्राचीन भारत की अगर प्रशासनिक व्यवस्था को अगर आगे देखें तो गुप्त प्रशासनिक व्यवस्था जो 320 से 550 ईस्वी तक मानी जाती है। राज और सामंत व्यवस्था, है ना, सामंतवाद यहाँ पे चालू हो गया था। गुप्त काल का में राजा का स्थान महत्वपूर्ण था, लेकिन सामंतों की शक्ति भी बढ़ गई थी। राजा और सामंतों के बीच सामंती प्रणाली आधारित थी। प्रांतों का विभाजन, गुप्त साम्राज्य में प्रांतों को विभाजित किया गया, जिन्हें भुक्ति कहा जाता है। प्रांतों को भुक्ति कहा जाता है, किसमें? गुप्त साम्राज्य में। प्रत्येक भुक्ति के अधिकारी को उपरिका कहा जाता था। नगर और ग्राम प्रशासन अगर देखें तो ग्राम का प्रशासन ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता था, जिसका प्रधान ग्रामीण का अपना विशेष महत्व था। न्याय प्रशासन को अगर देखें तो न्यायालयों में राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था और स्थानीय स्तर पर न्यायाधीश, जिसे विवादाना भी कहते थे, होते थे। राजस्व व्यवस्था को देखो तो कृषि से प्राप्त राजस्व आय का मुख्य स्रोत था और लगान की वसूली की व्यवस्था अच्छी तरह से संगठित थी। हर्षवर्धन की प्रशासनिक व्यवस्था को अगर देखें तो केंद्रीय प्रशासन था। हर्षवर्धन का शासन केंद्रीकृत था, लेकिन सामंतों का भी महत्वपूर्ण स्थान था। प्रांतीय प्रशासन को अगर देखें तो साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया जाता था और प्रत्येक प्रांत का प्रमुख राज्य कहलाता था। धार्मिक प्रशासन को देखें तो हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया और धार्मिक संस्थाओं को भूमि और दान दिया। अब आगे अगर हम देखें मध्यकालीन भारत की प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था को अगर देखें तो सुल्तान और केंद्रीय प्रशासन था। सुल्तान केंद्रीय शक्ति का केंद्र था। सुल्तान को एक शक्तिशाली सेना और प्रशासनिक मशीनरी का समर्थन प्राप्त था। इक्ता प्रणाली होती थी, है ना। सल्तनत काल में इक्ता प्रणाली प्रमुख थी, जिसमें भूमि को अधिकारियों को इक्ता के रूप में जाना जाता है और वे उस भूमि से कर वसूलते थे। दीवानी प्रशासन, दीवान वजीर वित्त मंत्रालय का प्रमुख था, जो राज्य की आय और व्यय का हिसाब रखता था। काजी और न्यायिक प्रशासन, काजी न्यायपालिका का प्रमुख होता था, जो शरीयत के अनुसार न्याय करता था, है ना, शरीयत के अनुसार न्याय करता था। मुक्तियों का शासन, प्रांतों का शासन मुक्ति के हाथों में होता था, जो सुल्तान के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते थे। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था को अगर देखें तो मनसबदारी प्रणाली, जैसे दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली थी, इसमें मनसबदारी प्रणाली थी। मुगल प्रशासन में मनसबदारी प्रणाली का महत्वपूर्ण स्थान था।
मनसबदारों को सैन्य और नागरिक प्रशासन में काम सौंपा जाता था। मनसबदारों की रैंक उनके घोड़ों और सैनिकों की संख्या के आधार पर तय होती थी। केंद्रीय प्रशासन को अगर देखिए, बादशाह के अधीन विभिन्न विभाग होते थे, जो दीवान जिसे वित्त विभाग कहते हैं, मीर बख्शी जो सेना प्रमुख होता था, सद्र उस सुदूर जो धार्मिक मामलों का प्रमुख होता था। प्रांतों का विभाजन देखें तो मुगल साम्राज्य में सूबों, प्रांत को सूबा कहते थे, में विभाजित होता था और प्रत्येक सूबे का प्रमुख सूबेदार कहलाता था। जागीरदारी व्यवस्था में देखें तो जमीन और कर वसूली का अधिकार जागीरदारों को दिया गया था। जागीरदारों की नियुक्ति बादशाह के द्वारा की जाती थी। शेरशाह सूरी की प्रशासनिक सुधार देखें तो शेरशाह सूरी ने कर सुधार, सड़क निर्माण और डाक व्यवस्था की महत्वपूर्ण सुधार किए। उन्होंने भूमि की पैमाइश और कर की दरों को सुव्यवस्थित किया। मराठा प्रशासनिक व्यवस्था को देखें तो छत्रपति और अष्टप्रधान मंडल था। शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की और अष्टप्रधान मंडल की स्थापना की, जो 8 प्रमुख मंत्रियों का समूह था। राजस्व और कर प्रणाली, शिवाजी ने चौथ और सरदेशमुखी कर प्रणाली लागू की, जिससे राज्य को स्थिर आय प्राप्त होती थी। सैनिक संगठन देखें तो मराठा प्रशासन में सैनिक संगठन का महत्वपूर्ण स्थान था। सैनिकों को नियमित वेतन के बजाय भूमि दी जाती थी। स्वराज की अवधारणा, शिवाजी ने स्वराज्य की स्थापना की, जिसमें स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों को सशक्त बनाया गया था। सिख प्रशासनिक व्यवस्था को अगर देखें तो मिसल प्रणाली चलती थी। सिख शासन काल में मिसल प्रणाली का विकास हुआ, जिसमें सिखों को विभिन्न समूह, जैसे मिसल कहते थे, को प्रशासनिक इकाइयों में बांटा गया, है ना। एक रणजीत सिंह थे, रणजीत सिंह थे जो सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। खालसा पंथ का प्रशासन, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना के बाद सिखों के सामरिक और धार्मिक प्रशासन को मजबूत किया गया। सिख राज्य का संगठन, महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में सिख साम्राज्य को संगठित प्रशासन विकसित हुआ, जिसमें सेना और नागरिक प्रशासन के बीच संतुलन स्थापित किया गया, जो ये मैं भी बता रहा था। निष्कर्ष के रूप में क्या लिख सकते हैं? प्राचीन और मध्यकालीन भारत की प्रशासनिक व्यवस्थाएं समय के साथ विकसित हुई और विभिन्न शासकों और साम्राज्यों के अनुसार बदली। इन व्यवस्थाओं ने न केवल उस समय की राजनीति और अर्थव्यवस्था को संचालित किया, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक संरचनाओं को भी आकार दिया। इन व्यवस्थाओं के अध्ययन से हमें भारतीय प्रशासनिक परंपराओं की गहरी समझ मिलती है। प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख सामाजिक व्यवस्थाओं को अब हम जानेंगे। प्राचीन और मध्यकालीन भारत की सामाजिक व्यवस्थाएं जटिल और विविध थी, जिसमें धर्म, जाति, लिंग, परिवार और सामुदायिक जीवन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इन व्यवस्थाओं ने भारतीय समाज की संरचना को निर्धारित किया और समय समय पर विभिन्न शासकों और धार्मिक आंदोलन के प्रभाव से परिवर्तित होती रही। प्राचीन भारत की सामाजिक व्यवस्थाओं को अगर देखें तो वैदिक काल की सामाजिक संरचना, इसमें वर्ण व्यवस्था थी। वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में विभाजित था। कौन से? जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण पुजारी और विद्वान थे, क्षत्रिय योद्धा और शासक थे, वैश्य व्यापारी और कृषक थे, शूद्र सेवक और श्रमिक थे। यह वर्ण व्यवस्था कर्म और जन्म आधारित थी। परिवार और विवाह को देखें तो परिवार एक महत्वपूर्ण सामाजिक इकाई थी और पिता प्रधान, मतलब पितृसत्तात्मक समाज था। विवाह को धार्मिक और सामाजिक दायित्व माना जाता था। शिक्षा और ज्ञान, शिक्षा का प्रमुख स्रोत गुरुकुल था, जहां ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण के लोग शिक्षा प्राप्त करते थे। शिक्षा का उद्देश्य धर्म, वेद और सैन्य कौशल का ज्ञान था। महिलाओं की स्थिति, प्रारंभिक वैदिक काल में महिलाओं को सम्मान प्राप्त था और वे शिक्षा, विवाह और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेती थी। बाद में वैदिक काल में उनकी स्थिति में गिरावट आई। महाजनपद और मौर्य काल की सामाजिक व्यवस्था को अगर देखें तो जाति व्यवस्था का विस्तार, इस काल में जाति व्यवस्था ने वर्ण व्यवस्था से आगे बढ़ते हुए समाज के विभिन्न पेशों को जातियों में विभाजित कर दिया। जाति के आधार पर सामाजिक और आर्थिक भेदभाव भी बढ़ने लगा। बौद्ध और जैन धर्म का प्रभाव, इस काल में बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ, जिससे सामाजिक समानता और अहिंसा पर जोर दिया। इन धर्मों ने जाति व्यवस्था का विरोध किया, शूद्रों और निम्न वर्गों को समानता का संदेश दिया। महिलाओं की स्थिति, मौर्य काल में महिलाओं की स्थिति में सुधार देखा गया, विशेष रूप से अशोक के शासनकाल में। अशोक ने महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए, है ना। अशोक ने महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बहुत सारे कदम उठाए। गुप्त काल की सामाजिक व्यवस्था को देखें तो स्वर्णिम युग की सामाजिक संरचना को अगर देखें तो गुप्त
काल को सामाजिक इतिहास गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग माना जाता है, जिसमें कला, साहित्य और विज्ञान का विकास हुआ। हालांकि इस काल में जाति व्यवस्था और सख्त हो गई, है ना। परिवार और विवाह, इस काल में संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित थी। विवाह और सामाजिक दायित्व माना जाता था और महिला की स्थिति अपेक्षाकृत सीमित थी या निम्न थी। शिक्षा और ज्ञान को अगर देखें तो गुप्त काल में शिक्षा का विकास हुआ, विशेषकर नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में। शिक्षा का उद्देश्य धर्म, दर्शन, विज्ञान और गणित का अध्ययन था। धार्मिक सहिष्णुता, गुप्त शासकों ने विभिन्न धर्मों को प्रोत्साहित किया, हालांकि हिंदू धर्म इसमें प्रमुख था। बौद्ध और जैन धर्म का भी प्रचलन जारी रहा। अब हम देखेंगे मध्यकालीन भारत की सामाजिक व्यवस्था। सबसे पहले देखेंगे दिल्ली सल्तनत की सामाजिक व्यवस्था। इस्लामिक समाज और हिंदू समाज का सह अस्तित्व इसमें पाया गया। दिल्ली सल्तनत के दौरान इस्लामिक और हिंदू समाज का सह अस्तित्व देखा गया। इस्लामिक शासन के बावजूद हिंदू धर्म और उसकी सामाजिक संरचनाएं बनी रही। जाति व्यवस्था, इस काल में जाति व्यवस्था जो की त्यों बनी रही। शूद्र और अन्य निम्न वर्गों की स्थिति में विशेष सुधार नहीं हुआ। महिलाओं की स्थिति कमजोर बनी रही। पर्दा प्रथा और बाल विवाह जैसे रिवाजों का प्रचलन बढ़ गया। हालांकि कुछ महिलाएं सत्ता में महत्वपूर्ण भूमिकाएं भी निभाती थी। भक्ति और सूफी आंदोलन, इस काल में भक्ति आंदोलन और सूफी संतों का उदय हुआ, जिन्होंने धार्मिक और सामाजिक समानता पर जोर दिया। इस आंदोलन ने जाति व्यवस्था और धार्मिक भेदभाव को चुनौती दी। मुगल काल की सामाजिक व्यवस्था को देखें तो धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक संगम का काल रहा है। अकबर के शासनकाल में धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई गई और विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के बीच समन्वय देखा गया। हिंदू मुस्लिम समन्वय के उदाहरण के रूप में अकबर ने दीन इलाही धर्म को चलाया था। जाति और वर्ग विभाजन, मुगल काल में भी जाति व्यवस्था प्रचलित थी, लेकिन शाही दरबार में हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोगों को समान अवसर मिले। हालांकि समाज में जातिगत भेदभाव बना रहा। महिलाओं की स्थिति को देखो तो मुगल काल में महिलाओं की स्थिति मिश्रित थी। शाही परिवार की महिलाएं राजनीतिक और सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण थी, जबकि आम महिलाओं की स्थिति कमजोर बनी रही। पर्दा प्रथा और बाल विवाह का प्रचलन जारी रहा। राजपूत और मराठा समाज, मुगल काल में राजपूत और मराठा समाज का भी महत्वपूर्ण स्थान था। राजपूतों ने मुगलों के साथ गठबंधन बनाए रखा, जबकि मराठों ने मुगलों के खिलाफ संघर्ष किया। मराठा और सिख समाज की व्यवस्था को अगर देखें तो मराठा साम्राज्य में अगर देखें तो मराठा साम्राज्य में सैनिक संगठन और स्थानीय स्वराज्य का विशेष महत्व था। शिवाजी ने मराठा साम्राज्य में स्वराज्य और स्वतंत्रता की भावना का विकास किया। सिख समाज के अंतर्गत देखें, गुरु नानक द्वारा स्थापित सिख धर्म ने समानता और भाईचारे पर जोर दिया। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना ने सिख समाज को एक नई दिशा दी, जिसमें धार्मिक और सामाजिक समानता को बढ़ावा दिया गया था। भक्ति और सूफी आंदोलन का प्रभाव में देखें तो भक्ति आंदोलन, संत कबीर, गुरु नानक, मीराबाई, संत तुलसीदास जैसे भक्तों ने धार्मिक और सामाजिक भेदभाव का विरोध किया और समानता, प्रेम, भक्ति का संदेश फैलाया। सूफी आंदोलन, सूफी संतों ने इस्लामिक समाज में समानता और प्रेम का संदेश फैलाया। वे हिंदू मुस्लिम समाज के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान का सेतु बने। निष्कर्ष के रूप में क्या लिख सकते हैं? प्राचीन और मध्यकालीन भारत की सामाजिक व्यवस्थाएं धर्म, जाति और समुदाय पर आधारित थी, लेकिन समय समय पर इन व्यवस्थाओं में परिवर्तन और सुधार भी हुए। भक्ति और सूफी आंदोलनों ने समाज में धार्मिक और सामाजिक समानता की भावना को प्रोत्साहित किया, जबकि राजाओं और साम्राज्यों ने अपनी अपनी प्रशासनिक और सामाजिक नीतियों के माध्यम से समाज को प्रभावित किया। अब हम देखेंगे प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख आर्थिक व्यवस्थाएं, है ना। आर्थिक व्यवस्थाएं देखेंगे। प्राचीन और मध्यकालीन भारत की आर्थिक व्यवस्थाएं कृषि, व्यापार, उद्योग और कर संग्रहण पर आधारित थी। इन व्यवस्थाओं का विकास विभिन्न शासकों और साम्राज्यों के अधीन हुआ। भारतीय समाज की आर्थिक संरचना को आकार दिया। नीचे प्राचीन और मध्यकालीन भारत की प्रमुख आर्थिक व्यवस्थाओं का वर्णन दिया गया है ना। प्राचीन भारत की प्रमुख आर्थिक विशेषताओं को अगर हम देखें तो सबसे पहले वैदिक काल की आर्थिक व्यवस्था, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। वैदिक काल में कृषि प्रमुख आर्थिक गतिविधि थी। लोग अनाज, फल, पशुपालन से अपना जीवन यापन करते थे। बार्टर सिस्टम था। इस काल में वस्त्रों, अनाज, पशु आदि का वस्त्र विनिमय के माध्यम से लेन देन होता था। मुद्रा का उपयोग काफी सीमित था। शिल्प और उद्योग, घरेलू उद्योग और शिल्पकार जैसे बुनाई, कुम्हारी, धातु कार्य भी अर्थव्यवस्था का हिस्सा थी। ये कार्य अधिकांशतः परिवार आधारित थे। व्यापार को देखें तो सीमित व्यापारिक गतिविधियां होती थी और व्यापार मुख्य रूप से स्थानीय स्तर पर ही होता था।
महाजनपद काल की आर्थिक विशेषताओं को देखें तो मुद्रा का उपयोग प्रारंभ हो गया था। महाजनपद काल में मुद्रा का उपयोग बढ़ा, मतलब मुद्रा का उपयोग बढ़ने लगा था और सिक्कों का प्रचलन हुआ। इस काल में पंचमांक सिक्के प्रयोग में आए। कृषि और शहरीकरण, इस काल में कृषि का विस्तार हुआ और नए नए शहरों का विकास हुआ। व्यापारिक केंद्रों का भी उदय हुआ। कर संग्रहण, राज्यों की आय का प्रमुख स्रोत कृषि कर, जिसे बलि कहते थे। कर संग्रहण के लिए अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। व्यापार मार्ग, इस काल में व्यापारिक मार्गों का विस्तार हुआ, जिससे विभिन्न महाजनपदों और पड़ोसी देशों के बीच व्यापार बढ़ा। उत्तरापथ और दक्षिणापथ जैसे मार्ग प्रमुख व्यापारिक रास्ते थे। मौर्य काल की आर्थिक विशेषताओं को देखें तो केंद्रीय आर्थिक व्यवस्था थी। मौर्य काल में अर्थव्यवस्था केंद्रीकृत थी, जिसमें कर संग्रहण और राज्य के संसाधनों का नियंत्रण केंद्रीय सत्ता के अधीन होता था। अर्थशास्त्र और कर व्यवस्था को देखें तो चाणक्य के अर्थशास्त्र में आर्थिक नीतियों और कर संग्रहण के तरीकों का विस्तृत वर्णन है। कृषि कर, व्यापार कर और पेशेवर कर इस काल में प्रचलित थे। आपको याद होना चाहिए कि अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित किताब है ना कि आर्थिक, है ना, राजनीति से संबंधित किताब है। व्यापार और मार्ग को अगर देखें, मौर्य काल में व्यापारिक मार्गों का विस्तार हुआ, जिसपे आंतरिक और बाहरी व्यापार को बढ़ावा मिला। ये मार्ग एशिया और यूरोप तक फैले हुए थे। सार्वजनिक निर्माण, मौर्य काल में सार्वजनिक निर्माण कार्य जैसे सड़क, सिंचाई प्रणाली और अस्पतालों का निर्माण हुआ, जिससे आर्थिक गतिविधियों को बल प्राप्त हुआ। गुप्त काल की आर्थिक विशेषताओं को या व्यवस्था को देखें तो स्वर्ण युग और समृद्धि। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, जिसमें आर्थिक समृद्धि का दौर था। कृषि, उद्योग और व्यापार तीनों इस क्षेत्र में विकास की ओर बढ़े। शिल्प और उद्योग, इस काल में हस्तशिल्प और उद्योगों का विकास हुआ। वस्त्र, धातुकला, मूर्तिकला और आभूषण निर्माण में प्रगति हुई। व्यापार और वाणिज्य, गुप्त काल में व्यापार ने एक प्रमुख स्थान प्राप्त किया। रेशम मार्ग के माध्यम से चीन, रोम और अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। समुद्री मार्गों का भी विस्तार हुआ। मुद्रा और सिक्कों को देखें तो गुप्त काल ने सोने और चांदी के सिक्के जारी हुए, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की समृद्धि का प्रतीक है। अब मध्यकालीन भारत की आर्थिक विशेषताओं में देखें तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत की आर्थिक विशेषताओं को देखेंगे। इसमें एकता प्रणाली के तहत सल्तनत काल में एकता प्रणाली प्रमुख थी, जिसमें भूमि का एक हिस्सा अधिकारियों, है ना, इक्तादारों को सौंप दिया जाता था और वे इस भूमि से कर वसूलते थे। इस व्यवस्था से कृषि और कर संग्रहण को संगठित किया। कृषि और राजस्व, कृषि ही अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। किसानों से भूमि कर लिया जाता था। भूमि कर सल्तनत की आय का प्रमुख स्रोत था। शिल्प और उद्योग, दिल्ली सल्तनत के दौरान शिल्प और उद्योगों का विकास हुआ, खासकर वस्त्र उद्योग, धातु कार्य और कागज निर्माण में उन्नति हुई। व्यापार और बाजार, इस्लामी शासन के तहत व्यापार का विस्तार हुआ। भारत के उत्तरी और पश्चिमी भागों से अफगानिस्तान, ईरान और अरब देशों के साथ व्यापार बढ़ा। दिल्ली और अन्य प्रमुख शहरों में बाजार और व्यापारिक केंद्रों का विकास हुआ। मुगल काल की आर्थिक विशेषताओं को देखें तो मनसबदारी और जागीरदारी प्रणाली। मुगल काल में मनसबदारी और जागीरदारी प्रणाली प्रमुख थी, जिसमें अधिकारियों को मनसब, जिसे रैंक कहते थे, और जागीर, ना, भूमि दी जाती थी। इस व्यवस्था में आर्थिक और प्रशासनिक गतिविधियों को संगठित किया। कृषि और राजस्व को देखें तो अकबर ने टोडरमल बंदोबस्त के तहत भूमि की माप और कर की दरों को सुव्यवस्थित किया। राजस्व संग्रहण मुगल शासन की एक मुख्य आय थी और किसानों से सीधे कर वसूला जाता था। शिल्प और उद्योग को देखें तो मुगल काल में शिल्प उद्योगों को स्वर्णयुग था, है ना। मुगल काल में शिल्प और उद्योगों का स्वर्णयुग था। वस्त्र उद्योग, खासकर सूती और रेशमी वस्त्र, धातु शिल्प जैसे क्षेत्रों में उन्नति हुई। मुगल स्थापत्य कला और चित्रकला भी उद्योग के रूप में विकसित हुई। व्यापार और वाणिज्य को अगर देखें तो मुगल काल में व्यापार का विस्तार हुआ। भारत में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन हुआ और भारत का रेशम, मसाले, वस्त्र और आभूषण यूरोप और एशिया के बाजारों में निर्यात किए गए। मुगलों ने बंदरगाह और व्यापारिक केंद्रों का विकास किया। मराठा काल के दौरान आर्थिक व्यवस्था को अगर देखें तो चौथ और सरदेशमुखी कर प्रणाली। मराठा साम्राज्य में चौथ और सरदेशमुखी कर का प्रचलन था, जो आसपास के राज्यों से लिया जाता था। ये कर मराठा राज्य की आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। स्वराज्य और कृषि, शिवाजी ने स्वराज्य की अवधारणा को लागू किया, जिसमें स्थानीय स्तर पर कृषि और राजस्व व्यवस्था को संगठित किया गया। मराठा साम्राज्य ने किसानों को सुरक्षा प्रदान और कृषि उत्पादन में वृद्धि की। व्यापार और शिल्प,
मराठा साम्राज्य में व्यापार और शिल्प का विकास हुआ। व्यापार मार्गों पर मराठों का नियंत्रण था, जिससे वे व्यापारियों से कर वसूलते थे। शिल्प उद्योगों को भी बढ़ावा दिया गया। सिख साम्राज्य की आर्थिक व्यवस्था, रणजीत सिंह का शासन को अगर देखें तो महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में सिख साम्राज्य को एक संगठित आर्थिक व्यवस्था विकसित की। उन्होंने कृषि उत्पादन में सुधार किया और किसानों से कर संग्रहण की व्यवस्थित प्रणाली स्थापित की। व्यापार और शिल्प, सिख साम्राज्य के दौरान पंजाब और उत्तर पश्चिमी भारत में व्यापार और शिल्प का विकास हुआ। व्यापार मार्गों पर नियंत्रण ने सिखों की आर्थिक समृद्धि दिलाई, है ना। निष्कर्ष के रूप में क्या लिख सकते हैं? प्राचीन और मध्यकालीन भारत की आर्थिक व्यवस्थाएं कृषि, व्यापार, शिल्प और कर प्रणाली पर आधारित थी। विभिन्न शासकों और साम्राज्यों ने अपनी आर्थिक नीतियों के माध्यम से समाज की आर्थिक संरचना को आकार दिया। समय के साथ इन व्यवस्थाओं में परिवर्तन आए, लेकिन कृषि और व्यापार हमेशा अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार बने रहे। ठीक है, तो ये हमने पूरा लेक्चर 2 के अंतर्गत ये पूरी चीजें देखी है। अगले वाले वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।